तो लेस देन इनफिनिटी वाले करा दिए। आज मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा ग्रेटर देन इनफिनिटी का, ठीक है? केवल समझा रहा हूं, है ना, बाकी बात बाद में। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या आता है, सॉल्व द फॉलोइंग एक्टिविटी यूजिंग बिगेन मेथड। ये हमारा दूसरा बिगेन है ना। क्वेश्चन क्या है, मिनिमम z इक्वल्स टू x1 प्लस x2 such that 2x1 plus x2 greater than equals to 4, x1 plus 7x2 greater than equals to 7 and x1 x2 greater than equals to 0। ये आपके पास में तो ठीक है ना। तो अब इसमें से चलो कोई बात नहीं, तुमने मंत्र पढ़ोगे कोई मैं समझ नहीं रहा। देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेना, बाकी बड़ी इच्छा है, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है इसमें, ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, इसमें सब कुछ है। पहला ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, कर सकते हो क्या, स्टार्ट कर सकते हो, क्यों? सबसे पहले मैक्सिमाइज होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मस्ट बी इन मैक्सिमाइजेशन, then we will start simplex method, otherwise हम शुरू नहीं कर सकते। तो यही है। दूसरा, both the constants are greater than or equal to 7, so first convert into equation, so we introduce surplus variable, but surplus variable can't take unit vectors, नहीं बना सकता क्योंकि नेगेटिव से इंट्रोड्यूस होता है, so we must apply artificial variable. We will use artificial variable, that's why the name of method is बिगेन मेथड, क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट -m होती है, इसलिए बिगेन मेथड कहा जाता है इसको। आगे बात समझे, अगर ऊपर ये नहीं भी लिखा हुआ आता बिगेन और केवल ऐसा आता सॉल्व द फॉलोइंग एक्टिविटी, ऑटोमेटिकली बिगेन ही लगेगा ऑप्शन। बात समझ आ गई? तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देखो, ऐसा नहीं है ग्रेटर देन हमेशा मिनिमम भी आएगा, तो कुछ नहीं भ्रांति अपने दिमाग में पाल लेते हो कि इसका मतलब ये हो गया, तुम कंक्लूड करते हो उसको, जब ग्रेटर देन आता है तो मिनिमम होता है। ये तो हुआ ही नहीं, ऐसे बेवकूफपंतियां नहीं है, ये तो क्वेश्चन में आ गया, इसमें दोनों चीजें हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मस्ट बी इन मैक्सिमाइजेशन, बट इन द गिवन क्वेश्चन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज इन मिनिमाइजेशन, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू मैक्सिमाइजेशन। Both the constants are greater than equals to sign, so we will introduce surplus variable as well as artificial variable. Why will you introduce artificial variable? Question आएगा, ठीक है? क्यों इंट्रोड्यूस किया जाता है? यूनिट फैक्टर्स नहीं बनते, बाद में ठीक है ना। तो यूनिट फैक्टर्स बनाने के लिए ही हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि अगर यूनिट फैक्टर्स नहीं होंगे तो बेसिस में कौन जाएगा, जाएगा ही नहीं कोई, और बेसिस में नहीं जाएगा तो सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो बैठे रहो, तो अटक गए ना। तो इसलिए हमको आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले given LPP is in minimization, so firstly convert it into maximization, that is maximum z dash minus minimum z, so maximize z dash equals to जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, -x1 -x, लास्ट में जो आंसर आएगा उसको फिर से माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, तो तुम्हारा आंसर होगा। ये भी आंसर मल्टीप्लाई करना भूल जाओ, क्योंकि ये तुमने अपनी मजबूरी में किया है, वरना सिंटैक्स ठीक नहीं होगा, है ना। अब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बेटा ये हो गया, ये ध्यान रखना। गलती से अगर इस क्वेश्चन को तुमने वन के साथ कर दिया और पूरा आंसर सही है तो 0 नंबर मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, स्टैक मार्किंग भी नहीं होगी, क्योंकि पहला ही रूल ब्रेक है, समझ आ गई।
अब नाउ इंट्रोड्यूस सरप्लस वेरिएबल्स। देखो टू तक तो ही x3 एंड x4 इन द फर्स्ट एंड सेकंड कंस्टेंट्स, ठीक है। We will also introduce artificial variables। अब देखो 3 और 2 आ गया, अगला कौन होगा 5 और 6, x5 and x6 to the given constant respectively, then the LPP becomes, ये हमेशा लिखना। तुम चाहो तो थोड़ा शॉर्ट लिख सकते हो और बना दो। तो अगर हमारे पास इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, नाउ we introduce surplus variable x3 x4 and artificial variable x5 x6 to the given constant, then the LPP becomes। डायरेक्ट चाहो लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमारे पास में LPP क्या बनी। अब बेटा LPP बनाना सीख लो। सबसे पहले तुम्हें पता है अब हमारा फंक्शन ये हो गया, तो मैक्सिमाइज क्या होगा -x1 -x2 सच दैट पहले पर आ जाओ 2x1 x, पहले देखो 2x1 x, सबसे पहले सरप्लस इंट्रोड्यूस होगा तो -x, सेकंड पर x1 7x, तो पहले इसको करो 0 x3 x4 तो 0 x, ये काम खत्म हो गया। मतलब ये इक्वलिटी किसमें कन्वर्ट हो गई, इक्वेशन। ये यहाँ पे इक्वल इक्वल लगा सकता हूँ, काम हो गया। बट फिर भी हम आगे नहीं बढ़े। तुमसे ये क्वेश्चन पूछे जाता है, जनरल क्वेश्चन आता है इंट्रोड्यूस वगैरह में, जब हमने सर्कल इंट्रोड्यूस कर दिया इक्वेशन बन गई। तुमने कहा स्टार्टिंग में कि ऑल इनइक्वालिटीज कन्वर्टेड टू इक्वेशन, देन वी विल स्टार्ट सिंप्लेक्स मेथड। सो व्हाई यू विल इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल वेरिएबल, बिकॉज़ in the basis unit matrix does not exist after introducing surplus. So because of the need of artificial variable we must introduce because of the need of unit matrix we must introduce artificial variable to the constraint, clear। तभी हम ऐसा करते हैं, अदरवाइज नीड नहीं। तो हमारे पास दोनों में, अब पहले इन दोनों में निकालो, ऊपर इन दोनों की कॉस्ट हमेशा क्या होती है। अब देखो यहाँ पर आए x5 x6 आर्टिफिशियल हमेशा पॉजिटिव इंट्रोड्यूस होता है पहले। अब देखो पहले यहाँ गया फिर यहाँ गया, तो वापस ऊपर जाऊंगा, एक साथ तो भी इंट्रोड्यूस नहीं करना है, पहले दोनों सरप्लस करें अब आर्टिफिशियल करें, एक साथ कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं करना, पहले 1 2 3 फिर वापस 1 2 3, ठीक है। और फिर ऊपर जाएंगे, पहले क्या इंट्रोड्यूस करेंगे x5, तो यहाँ क्या आएगा 0 x5, फिर क्या करेंगे x6, यहाँ क्या आएगा 0 x6। अब तुम लिखोगे इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू 7, है ना। एंड टोटल वेरिएबल कितने हो गए x1 से x6 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों जो है वो आर्टिफिशियल है, इनकी कॉस्ट कितनी होती है -n, तो यहाँ लिखना पड़ेगा तुमको -n x5 -n x6, ये तुम्हारी एलपीपी कर दो। अब जो एलपीपी पहले सॉल्व कर रहे थे वो एलपीपी सॉल्व नई चीज क्या है। अब तुम एम से मल्टीप्लाई, हमसे तो नंबर से मल्टीप्लाई हो नहीं रहे, अब हम एम से मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो 3 into m 3 है। अब एम एम वाले अलग करने पड़ेंगे, विदाउट एम वाले अलग करने पड़ेंगे, और फिर इनमें से सॉल्यूशन निकालना, क्लियर है। तो ये एक क्वेश्चन और है, अभी पढ़ना है आगे पढ़ना, नया तो कुछ पढ़ा ही नहीं आज, तो नया तो यही है, तो नॉर्मल क्वेश्चन करा दो, सोलो नहीं पढ़ना और करना है, CA B CB B XB
-1 0 0 -n -n y1 y2 y3 y4 y5 y6। ठीक है, इधर क्या आ गया 4 7। पहले 2 1 -1 0 1 0, यहाँ क्या आ गया 1 7 0 -1 0 1 0 3, है ना। गिन लो, अगर मैं पास पास कहूंगा तो 10 मिनट का क्वेश्चन है ना। मैं तुम्हें 20 मिनट देता हूँ, 30 मिनट देता हूँ, तो अपनी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि 10 से 15 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट होना ही चाहिए एनी हाउ। अगर 30 30 40 40 मिनट एक क्वेश्चन में लगाओगे तो क्या करोगे एग्जाम में, केवल एक या दो सिलेक्शन लेके आ जाएगा बाहर, तुम सोचो अगला करेंगे वो उससे बड़ा है, फिर अगला करेंगे वो उससे बड़ा है, समझ लो। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत अच्छी वाली है, ठीक है। अब अगर स्टार्ट करते हैं, देखो हाँ कुछ चीजें अच्छे से ध्यान रखो, तुम्हें हमेशा पता होना चाहिए जब तुम इंट्रोड्यूस करते हो ऊपर थियरी में। तो अब मैं तुम्हें चलते फिरते पूछ लेता हूँ 3 4 5 6, एक्स क्या है 8, तुरंत जवाब आना चाहिए। वो x5 तो ऐसे सोचने के लिए टाइम नहीं चाहिए, तुम्हें ऊपर लिखा है कि x5 x6 आर आर्टिफिशियल, x3 x4 आर सरप्लस। ये काम देगा आगे कि निकल कौन रहा है, यहाँ चेंज है ना। अब समझो कैसे करते हैं, यूनिट पॉइंट किसके बन काम है 5 और 6, ये तो है ना। यहाँ पर आएगा यहाँ अल्फा 5 और अल्फा 5 प्लस माइनस ओके आगे। अब कैलकुलेशन समझ लो, देखो n को अभी माइनस है, माइनस माइनस दोनों माइनस है तो प्लस होंगे, साइन माइनस का आएगा। बेसिक चीजें हैं ये बहुत, है ना। देखो 2 1 3 माइनस 3 है, खत्म, यही तो है। तो कितना हो गया, पहले n वाले अलग कर दो, माइनस का 3 है, माइनस दिस तो प्लस का, बात समझ में आई क्या। इनको ऐसे लिखना है, क्लियर है। -2 है -1 है, टोटल -3 है, तो सीधे इनको ऐड कर दो, जो आएगा m लगा दो, ठीक है, तो माइनस लगा दो, जो आया उसमें माइनस कर दो ऊपर, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। अब इधर देखो 7 है माइनस का 8 है, पर क्या है ये प्लस है, ये प्लस है, चेक करो माइनस है प्लस -1 प्लस है 0 0 सब 0, इधर इसको मल्टीप्लाई करो प्लस है 0 0 सब 0, मोस्ट नेगेटिव ये वाला होता है। क्यों, m पॉजिटिव लार्ज नंबर होता है, तुम्हारी मर्जी हो जाए। सपोज करो तुमने 10 रख लिया, फिर ये बताओ माइनस का 80 प्लस 1, यहाँ पर माइनस का 30 प्लस 1, बड़ा कौन कौन माइनस का 80 प्लस 1 -79 आ रहा है, सो मोस्ट नेगेटिव 0 एंट्री करेगा, इनमें से ये आ गया, ये है नंबर तो मिनिमम रेशियो का मिनिमम रेशियो में 4 में डिवाइड करते हैं, 1 का 7 में डिवाइड करते हैं 7, मिनिमम क्या 7 से 7 में डिवाइड, है ना। तो ये मेरे पास में मिनिमम आया, ये कहलाई मेरी सोर्स, इससे डिवाइड 7 ये सेम है। देखो कुछ भी नहीं है, इसके सामने कौन है x6, ये कौन है अब मैंने तुमको बताया था आर्टिफिशियल वेरिएबल हम मजबूरी में लेते, हमारा काम निकालने के लिए, जब हमारा काम हो जाता है तो हम उसको भेज देंगे इज्जत से, भेजते ना इज्जत से, हाँ हम उसको इज्जत से उसको हमारा कहेंगे और बोलेंगे वेरी फ्यूचर में निकल, अगली टेबल में नहीं होगा, टेबल में नहीं होगा, उसको बिल्कुल गिराई दे दी अपन ने। स्लैब और सरप्लस टेबल में रहते हैं क्योंकि तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, कॉस्ट 0, आर्टिफिशियल को अपन टेबल से रिमूव कर देते हैं। अगली टेबल में कहां तक बनाओगे 1 से लेकर 5, क्वेश्चन तब तक सॉल्व होगा जब तक कि दोनों आर्टिफिशियल रिमूव नहीं हो जाए। दो दो एक टेबल में एक हो गया, दूसरे में दूसरा होगा, तीसरे में आंसर आएगा, तीसरी बात। अब यहाँ एक गड़बड़ होती है, अगला क्वेश्चन आगे तुम करोगे, मैं नहीं करूंगा, बाकी सब सेम है। अब यहाँ गड़बड़ क्या होती है, सपोज तो 5 निकल जाता, अगली टेबल में वेरिएबल क्या आता है y1 y6 क्या था y6 क्योंकि निकला कौन 5 तो 4 से सीधा जंप लगाना है। तुम ये मत बोला मुझे काउंटिंग आती है 4 के बाद 5 आता है, मैं तो y5 में लिखूंगी, तो y1 y2 आदत पड़ी थी ना, y1 y2 y3 y4 y5 लिखते ही 0 है,
हर जगह जीरो मिलने के लिए तैयार है। एक छोटी सी गलती सीधा जीरो देगी, क्योंकि वो अब तुमने जिसको रिमूव ही कर दिया तो तुम्हारे टेबल में एग्जिस्ट, अगर वो रहेगा तो लास्ट तक चलेगा। तुमने तो इसलिए इसको माला बनाते हैं, माला बनाने का मतलब परमानेंट विदाई। बड़े बुजुर्गों को जो 100 साल पूरे हो गए तो माला बनाया जाता है, इसका मतलब नहीं है वो, तो ये भी नहीं है, इसलिए मैंने इसको माला बनाने दिया। जा, अब तेरा काम हो गया, हमें तेरे से मतलब था, हमने अपना मतलब सिद्ध किया, अब तो विदाई ले, माला पे रवाना हो। बता दिया कि सॉल्यूशन कैसे निकालना है, अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। कभी कभी ये जिद्दी हो जाते हैं, ये जानते ही नहीं है, तो ले मैं तो यही हूँ, वो होता है नो फिजिबल सॉल्यूशन, कि लास्ट आंसर आ गया, सारे पॉजिटिव हो गए, लेकिन एन तो गया ही नहीं। ऐसे सॉल्यूशन कहलाते हैं नो फिजिबल सॉल्यूशन। वो फिर तुम्हारे गले के बन जाता है कि गया ही, तुमने तो काम निकालने के लिए लाए थे इसको, मेरे पीछे पड़ गया। समझ लो, तो ऐसी चीजों का आप थोड़ा सा अपने ध्यान रखिए। और अगला क्वेश्चन आपको करना है अपने अकॉर्डिंग करना है, मतलब इसको एंट्री कर गया, डिपार्टिंग हो गया, नेक्स्ट टेबल बनेगी यहां तक 5 तक। करने का प्रोसीजर वही है, ये सबसे पहले वो बनेगी सेकेंडरी वैल्यू, अगला ये बनेगा रिसोर्स हो गई, अगली ये बनेगी कैसे निकालना, प्रीवियस प्रेजेंट प्रीवियस, सेम सब कुछ करना है। यहाँ पर देखो ये गया, ये बाहर निकला तो एक्स कौन गया, x6 या x6 ये कौन आ जाएगा x2, तो x5 x2, अगली बार में x5 चला जाएगा तो x5 को माला बनाना पेंसिल से और उसको भी निकाल देना। अगली पेपर बचेंगे 4, 4 तुम्हारे ओरिजिनल आ गए, 1 2 दोनों आ जाएंगे, आंसर हो जाएगा। आंसर जो भी आएगा उसको पहले माइनस से मल्टीप्लाई करना, सॉल्यूशन का। समझ आ गई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना। अब कल वाली क्लास के अंदर हम लोग मिक्स्ड वेरिएबल करेंगे, जिसमें लेस भी होगा, ग्रेटर भी होगा, इक्वल भी होगा। जब ये करना आ गया सिंटैक्स अगर समझ, है ना, इसलिए आज ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले प्रायोरिटी पे करो, उसके बाद में कोई एक न्यूमेरिकल उठाओ जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो। ठीक है, आगे बात करें। एग्जांपल है आपका गिवन एलईडी स्किल्स मेरी वन सेकंड क्वेश्चन 5x1 plus 2x2 such that x1 plus x2 equals to 4, 2x1 plus x2 greater than equals to 3, x1 plus 2x2 less than equals to 3, and x1 x2 greater than equals to 0. Again, minimum z equals to 5x1 plus 2x2, 3x1 plus x2 equals to 4, 2x1 plus x2 greater than equals to 3, x1 plus 2x2 less than equals to 3, and both are positive. ठीक है, ये आपके पास में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। यहाँ आपको सबसे पहले कुछ चीजें जैसे कल हमने चेक करी थी, फर्स्ट चेक ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑलवेज फर्स्ट चेक ऑब्जेक्टिव फंक्शन is minimization or maximization. Here it is maximization. First we convert it into exponential by multiplying objective function negative. ठीक है, then check inequalities. Equation greater than less than तीनों ही inequality इंट्रोड्यूस्ड है। इसका मतलब इसमें स्लैब भी जाएगा, सरप्लस भी जाएगा और आर्टिफिशियल। बट मैंने जब आर्टिफिशियल वेरिएबल बताया था तो एक बात बोली थी, आर्टिफिशियल तभी ऐड करना है जब हमें उसकी वास्तविकता में नीड है, वरना हम उसको इग्नोर करते हैं। कई बार ऐसा होता है इक्वेशन है और हमारे पास कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं कि यूनिट वेक्टर ऑटोमेटिकली बन जाए, तो हमें जरूरत नहीं, और आप कर भी दोगे तो फर्क पड़ता, लेकिन एक टेबल एक्स्ट्रा बन जाती है उसको रिमूव कर लीजिए। ठीक है, आंसर तो आता है, लेकिन जिसने मान लो बनी बनाई है क्वेश्चन में फिर भी इंट्रोड्यूस कर दिया तो उसका आंसर एक टेबल बाद आएगा और आपका एक पहले आएगा, इतना फर्क पड़ेगा, लेकिन एक टेबल बढ़ाने का मतलब टाइम बहुत लगता है। क्लियर। सेकंड, इक्वल भी है, ग्रेटर भी है, लेस भी है, सारे के सारे बी पॉजिटिव है, मतलब बाकी कंडीशन सेटिस्फाइड है। पहला स्टेप क्या है, कन्वर्ट करना, हाँ पहले कन्वर्ट करता है। इन द given entity the objective function is in minimize that. So firstly convert it into x y z.
दैट इज maximum z dash equals to minus of minimum z. So maximum z dash equals to is minus 5x1 minus x. ठीक है, ये आपके पास है ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोड्यूस करना है स्लैक सर्कस एंड आर्टिफिशियल। यहां समझना पहला स्टेप हमेशा होता है कन्वर्ट द इनइक्वालिटी इनटू इक्वेशन। पहला कंसेप्ट होता है। सेकंड कंसेप्ट होता है बेसिक वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। ये सेकंड होता है। मैं हमेशा बोला अब पता चलेगा ऐसा रीजन। अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा सबसे पहले क्या इंट्रोड्यूस होगा, इसमें क्या होगा, फर्स्ट कंसेप्ट क्या इंट्रोड्यूस होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप जब क्या लिखा इक्वेशन होता है तो आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन नहीं। पहला कंसेप्ट क्या, इनइक्वालिटी को इक्वेशन बनाओ। फर्स्ट तो ऑलरेडी इक्वेशन है। अब मैं आगे के बता देता हूँ। ये इक्वेशन यहाँ भी हो सकती है, ये इक्वेशन यहाँ भी हो सकती है, कहीं पर तीनों पोजीशन में हो सकती है। कंसेप्ट सब जगह एक सा लगेगा, इतना दिमाग आप लोगों को लगाना है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इक्वेशन में सबसे पहले हम आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। पहले हमारा टारगेट होता है स्लैक और सर्कल से फिक्स करना, ताकि तीनों एक स्टैंडर्ड में आ जाए। आप कंपैरिजन कब करते हो, जब तीनों सेम प्लेटफॉर्म पर हो। एक बच्चा हो 11th क्लास का, एक हो 12th क्लास का, और तुम हो फाइनल ईयर की, और बोलते हैं एक मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तुम जल्दी करो, फिर तुम बोल रहे हैं आता ही नहीं है, उसके नहीं आएगा भाई, उसे पढ़ा ही नहीं है। तो पहले ऐसे ही हम मैथमेटिकली कह रहे हैं सबको सेम प्लेटफॉर्म पर लेके आओ, मतलब सबको इक्वेशन में लाओ। फिर हम देखेंगे यूनिट वेक्टर्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे। फिर जहां नहीं बन रहे वहां नीड होगी तो हम आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करें। ये बात अच्छे से समझ क्लियर। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर एक सर्कस वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना, तो पहला वेरिएबल यही जाएगा। x तक है तो पहला कौन हुआ x3, दूसरा यही जाएगा तो कौन गया x3। मैं पहले लिख रहा हूँ फिर धीरे लिखूंगा, ठीक है। मेरे पास हो गया मैक्सिमम z डैश इक्वल्स माइनस 5x1 माइनस 2x2 सच दैट। ध्यान देना बेटा, फर्स्ट कंस्टेंट को मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, एज इट इज छोड़ दिया क्योंकि ऑलरेडी इक्वेशन। सेकंड कंस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सो इंट्रोड्यूस सर्कस वेरिएबल। सो दिस इज 2x1 प्लस x2 माइनस 6x3। अगला इसीलिए नंबर है ना। तो ये हमने यहाँ पर सर्कस वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया। अगले पे चलते हैं स्लैक। तो यहाँ पर आ जाते हैं x1 प्लस 2x2, पहले इसको जीरो करो, अब इसको x2। अब पहले यहाँ तक सब बराबर कर दो, इसका मतलब ये हो गया 0x3 0x2 और यहाँ पर 0x2। अब आप चेक करिए आपके अकॉर्डिंग अब सब इक्वेशन ये ऑलरेडी था। सेकंड और थर्ड इनइक्वालिटी स्लैक और सर्कस ऐड करने की वजह से इक्वेशन बन गया। अब सब एक स्टैंडर्ड पर है ना। अब अगर देखता है तो ये नेगेटिव हो गया, इसमें यूनिट वेक्टर नहीं बना है। यहाँ पर आपके पास यूनिट वेक्टर बन रहा है। अब तुम्हारे पास प्रॉब्लम आ गई, ना तो यहाँ बन रहा है ना यहाँ बन रहा है। अब आपको क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल। अब करना पड़ेगा। अब बात आती है पहले आर्टिफिशियल किसमें करोगे, इसमें करोगे। भाई सर्कुलर होता है तो भी आर्टिफिशियल होता है, और इक्वेशन है तो भी आर्टिफिशियल होता है। तो फर्स्ट आर्टिफिशियल किसको दो, फर्स्ट कंस्टेंट को या सिंपल कंस्टेंट। ग्रेटर माइनस आया इसलिए यहाँ जाएगा, या फिर आर्टिफिशियल इसलिए यहाँ पर इक्वेशन है ग्रेटर बना इसलिए जाएगा, इसको दोगे। पहले सबसे पहले फर्स्ट को दो। अगर ये फर्स्ट थर्ड पर होता, मान लो इक्वेशन साइन फर्स्ट कंस्टेंट पे ना होकर के थर्ड पे होता, क्योंकि क्या होता है आधा तुम मेरा सुनते हो और आधा तुम्हारे दिमाग पे लगाते हो। तुमने अभी तो सोचा फर्स्ट पे देंगे क्योंकि ये पहले नंबर पर था, सर ने बोला पहले जो था उसी को दो फर्स्ट। ऐसा कभी नहीं होता। ये थर्ड पोजीशन पर होता, मान लो ये क्वेश्चन है और ये थर्ड पर होता, तो भी मैं सबसे पहले आर्टिफिशियल किसको देता, थर्ड वाले कंस्टेंट। क्यों, ऑलरेडी क्वेश्चन था बेटा शुरू से ही। तुम ऐसा समझो तुम टिकट की लाइन में खड़े हो सुबह 8 बजे से 9 बजे विंडो ओपन हो, तुम इंतजार करेगा 9 बजे विंडो ओपन होते मैं सबसे पहले टिकट मिलता है ना। 9:15 बजे कोई आता है टिकट ले लेता है, कैसा नहीं।
तो 9:15 आया और टिकट ले लिया और तुम 8 बजे से लेकर के 9:15 तक खड़े हो कि सबसे पहले मैं लूंगा, तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? वैसे इसको भी अच्छा लगेगा। शुरू से बेटा है, पैदा हुआ जब से इक्वेशन ही है, तो पहली इसकी चांस बनती है कि मुझे पहले आर्टिफिशियल दो, फिर सेकंड इसको तो आर्टिफिशियल मजबूरी में दे रहे हैं क्योंकि हम तो सरप्लस इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, लेकिन सरप्लस नेगेटिव इंट्रोड्यूस हुआ, यूनिट वेक्टर नहीं बनाया, इसलिए हमें वहां पर भी एक आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब पहला मैंने सरप्लस आर्टिफिशियल यहाँ दिया, मतलब कौन सा दूंगा? x5, तो ये बनेगा 0x5, ये बनेगा 0x5। फिर मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करूंगा x6, ये बनेगा 0x6, ये बनेगा 0x6। क्लियर? अब इक्वेशन आपके पास है 4t3। अब तुमको ये पता होना चाहिए आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू 2 है, तो इनकी कॉस्ट क्या होगी? माइनस है। 3 और 4 स्लैश सरप्लस है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो दैट इज 0x3 0x4 माइनस x5 माइनस x6। टोटल वेरिएबल्स कितने हो गए? x1 x6 और r बात समझ आई? ये मैंने पहले वेरिएबल्स इसलिए नहीं लिखी ताकि तुमको समझा सको, है ना, कि हमने कैसे कैसे बात किया। आपको थ्योरी हमेशा पहले लिखनी पड़ेगी, है ना। अब तुमको इसको देख करके थ्योरी लिखना समझा दो, है ना। नाउ इंट्रोड्यूस, सबसे पहले यहां पर x3 as surplus variable, x4 as slash variable in second and third percent respectively. After that, introduce, मैं पता है सबसे पहले इसको दोगे तो x5 and x6 artificial variables to the constant second and first and second respectively. Then the LVP becomes, तो आपके पास में LVP है, ठीक है। आप बिल्कुल फ्लो में लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो, सीधा सीधा क्या लिख सकते हो? We introduce x3 slash, तो सब अलग है, x3 surplus x4 slash x5 and x6 artificial variable, मतलब आप ऐसा लिख सकते हो, चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। Now introduce x3 surplus x4 slash x5 and x6 as artificial variables to the constants, then the LPP becomes. हमने ये ऐड किया, तुम चाहो ये बिल्कुल स्पेसिफाइड है कि कौन सा सरप्लस है कौन सा आर्टिफिशियल है, कहां कहां इंट्रोड्यूस किया है, यहाँ बिल्कुल स्पेसिफाइड किया हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होगा। यहाँ तुमको डायरेक्ट लिखने की आवश्यकता डालनी है, तुमको अब एलपी देख के पता है, कोई भी एलपी अब ये देख के पता है मैं इसको पहले सरप्लस दूंगा, इसको मैं स्लैश दूंगा, फिर मैं इसको आर्टिफिशियल दूंगा, फिर मैं इसको आर्टिफिशियल दूंगा। मेरे को 4 वेरिएबल चाहिए, 2 है, कितने हो गए? 3 4 5 6 ये आपको देख के पता चलेगा। एनी डाउट? ये अब हमारे पास में इसी बात क्वेश्चन का काम तो क्लियर है। अब देखो ऊपर था केवल सॉल्व, ऑटोमेटिकली कौन आ गए? बिगर मेथड लग गए, तो बिगर डायरेक्ट लगता है, लिखने की जरूरत नहीं है तो भी लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हो गया आपका सीजे पी सीपी ऐसे। सीजे में आपके पास क्या है? -5 -2 0 0 -n -n y1
y2, y3, y4, y5 एंड y6। सबसे पहले 4 3 3 क्लियर। अब आपके पास है 3 आ रहा है 3 1 0 0 1 0। फिर आपके पास आ रहा है 2 1 -1 0 0 0 1 और फिर आ रहा है आपके पास में 1 2 0 1 0 0। अब आप देखो आज तक जैसे उनको मिल रही थी वैसे नहीं मिल रही है सीधे सीधे देखो हो गए ना सारी मैट्रिक्स। इसलिए मैं कहता हूँ मैट्रिक्स नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैट्रिक्स। आइए मैं तुमको एक चीज समझा रहा हूँ पहले। जैसे ये है मैं इसको आपसे वैसे समझ मैट्रिक्स कर दूंगा। अब लिखूंगा अल्फा 1 अल्फा 2 कहते हैं ना। ये जो फर्स्ट है ना इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा क्या लिखूंगा अल्फा 1। ये सेकंड कॉलम है ना अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6 ये होता है। तो जब मैं बोलूंगा ना अल्फा 1 आएगा अल्फा 1 का मतलब एक नंबर नहीं है। अल्फा 1 का मतलब हो गया ये कॉलम आएगा 3 2 1। ये बेसिक कांसेप्ट है जो इस लेवल पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है इसके भी करवाए है। एमएससी में तो है स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन है ना इसमें हमें बिना सिंप्लेक्स मेथड के बेसिक सॉल्यूशन निकालना। क्लियर। तो हमारे पास में ये 3 2 1 डायरेक्ट आपके पास में वैल्यू आ गई। अल्फा 2 का मतलब तुम कहोगे 1 1 2 ऐसे ये वेक्टर बन जाते हैं। तो बेसिक सॉल्यूशन ये और ये दोनों सेम है मैं इसको भी लिख सकता हूं। अगर मैं अल्फा 1 का मतलब x नहीं हुआ तो इस तरीके से समझ सकते हैं। क्लियर है। अब इधर कौन आएगा यूनिट मैट्रिक्स बनाए। पहले में जाते हैं 1 मान लिया है। अब ये 1 मत देखना यूनिट मैट्रिक्स बाकी सारे 0 होने चाहिए 5 मतलब मैं यहां पे लिखूंगा x। सेकंड में x6 थर्ड में x6 आगे भी चाह रहे हैं पहले से नहीं आ रहे। ठीक है अब ये हो जाएगा अल्फा 5 अल्फा 6 अल्फा 5 की कॉस 6 की कॉस और 4 की कॉस जेड माइनस सी। ठीक है जेड माइनस सी। अब देखो ये तो 0 है फिर ये है केवल लिखो मैंने कल बताया था केवल 0 टू 5 एम है क्या हो जाएगा 5 एम नेगेटिव माइनस माइनस 5 प्लस 5 1 1 2 माइनस का 2 एम प्लस एनी आउट ये माइनस एम प्लस एम हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट 0 है। मोस्ट नेगेटिव -5 मोस्ट सोर्स वाला मिल गया। क्या चाहिए मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो में हम किस वाले में ऐड किया कॉरेस्पॉन्डिंग 4 से डिवाइड 4 डिवाइडेड बाय 3 3 डिवाइडेड बाय 2 और 3 डिवाइडेड बाय 1। मिनिमम कौन है ये वाला। ये आपके पास में हो गया ये ठीक है। क्लियर। ये आपके पास हो गया की एलिमेंट के सामने कौन आ रहा है x5 ये देखो मैंने बताया बीच वाला भी जा सकता है गया। ये हो गया डिवाइड। जब आर्टिफिशियल डिवाइड होता है तो हम उसको माना है अब इसकी निश्चित है। ठीक है अब ये टेबल में नहीं है अगली टेबल में है ना अगली टेबल तक बताऊंगा उसके बाद आप ठीक है। देखिए अब हम चलते हैं आगे सीजे बी सी बी डी एक्स बी। क्या क्या है -5 -2 0 0 ये एक है हमारे एक बिल्कुल हटा देंगे हम। अब यहाँ पर लिखते हैं y6 ये इंपॉर्टेंट चीज है। हम सीधा y6 लिखते हैं y5 हमने रिमूव कर दिया। कुछ ऑथर क्या करते हैं यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे क्रॉस लगा के बता देते हैं यहाँ लिखते हैं लेकिन वहां पर 3 4 क्रॉस मार देते हैं है ना।
तो हम यहाँ पर वाई फाई लिखते हैं और क्रॉस क्रॉस करके केवल तक आपको एक चीज डिस्प्ले में दिखेगी, बिल्कुल नहीं है ना, हमारा काम नहीं है तो उसको बिल्कुल हटाइए। ठीक है, तो अपन इसमें इसमें यहाँ से ठीक है। अब जो सबसे पहले इधर लिखते हैं एक्स वाई डिवाइड हो गया एंट्री से करके 1 इसका मतलब x1 6 पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 4 पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसे अल्फा 1 अल्फा 6 अल्फा 4 1 की कॉस्ट -1 6 की कॉस्ट और 4 की कॉस्ट 0। अब यहाँ कैलकुलेशन फिर एन भी आ गया कांस्टेंट भी आ गया सब हो गया। यहाँ ध्यान देना बहुत जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ है। ठीक है, ये जो है हम यूनिट मैट्रिक्स बनाएंगे 1 के सामने 1 6 के सामने 6 4 के सामने 4। सबसे पहले क्या बताते हैं सोर्स कौन सी है जहां पर हमको मिनिमम रेशियो मिला, बस मैं ये बताना सर्किट करना मतलब 3 से पूरी रो को डिवाइड 3 से डिवाइड किया 4/3 1/3 0 बस। अब हम आपके पास में 1 2 3 स्पेस खाली है, इधर लाइन ड्रॉ करो और प्रीवियस प्रेजेंट प्रीवियस। ठीक है, तो हम प्रीवियस टेबल में देखते हैं यहाँ कौन है 3 है, y पर कौन है 1 है और y पर कौन है -1 है, दैट इज प्रीवियस। प्रेजेंट ये सोर्स रो फिक्स होती है, अब सेकंड रो भी इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग होगी, थर्ड की इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग। इसके सामने कौन है 4/3 इसके सामने 1/3 और इसके सामने 0। की एलिमेंट के सामने सेकंड रो में क्या है 2 से मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन माइनस 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 सॉल्व। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा ये 3 माइनस 8/3 तो 3 9 माइनस 8 1/3 ये फर्स्ट वैल्यू आ गई। सेकंड आपके पास में क्या है 1 माइनस 2/3 3 माइनस 2 1/3। मैंने कल भी बताया था इसको, लेकिन बस आपको देखना न्यूमरेटर छोटा है तो सॉरी डिनोमिनेटर छोटा है नेगेटिव हो जाएगा, बड़ा होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 3 माइनस 2 1/3 अगेन दैट इज 1/3। नेक्स्ट ये तो 0 हो गया -1 क्लियर है। अब हम अगले में चलते हैं, अब आपको ये वाली 3 वैल्यूज कैलकुलेट करनी। अगले प्रीवियस यहाँ पर कौन है 3 ये काम हो गया, इसमें लाइन ड्रॉ कर लो लगा लो इसको 3 आ गया, फिर y2 पर कौन है 2 आ गया, फिर 0। ये लाइन कभी नहीं बदलती है। अब बच्चा यहाँ पर गलती कर देता है, अब ये वाला उठा लेता है बस फिर ये फिर ठीक है, ये नहीं लेना है हमेशा सोर्स को फर्स्ट वाला। तो ये आपके पास में हो गया 4/3 1/3 0 कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है 1 तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई चेंज नहीं आना है। ठीक है, सीधा क्लियर। तो 3 माइनस 4/3 9 माइनस 4 5/3 2 माइनस 1/3 3 तो 6 माइनस 1 5/3 और यहाँ पर 0 समझ आ गई। तो कैलकुलेशन ऐसे ही करनी है हमको, पूरे एलसीएम से लेकर के नहीं सीधा मल्टीप्लाई करके माइनस करो, ये आपके पास कंप्लीट हो। अब यहाँ की कैलकुलेशन जब आपके पास में एन भी आ रहा हो कांस्टेंट भी आ रहा हो, अब क्योंकि एक कांस्टेंट है दो भी हो सकते ठीक है, तब हमको क्या करना अगली डेट में आएंगे तो हमको क्या करना होगा पहले एन को फ्री करना, एन को इससे मल्टीप्लाई करके माइनस का एन आएगा और कुछ नहीं हो सकता इसका, इसलिए इसको छोड़ दो क्या ये रहेगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं -5 को इससे मल्टीप्लाई करो कितना आ गया -5/3। अब ये माइनस होगा ये तो जो ऊपर नंबर है तो इसका प्लस का 2 3 6 1/3 तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, इसमें ऐड हो जाएगा प्लस का बात समझ आएगी क्या। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एन को पहले मल्टीप्लाई कर दो सिंगल है कोई दिक्कत नहीं है, उसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख दो। अब आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या आएंगे -5/3 माइनस सीधे होता है क्योंकि वो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, माइनस ऑलरेडी प्लस हो गया जो हो गया प्लस। सिंप्लीफाई करो जो रिजल्ट आएगा इसमें ऐड कर दो, पूरी वैल्यू 1 है।
अगला वापस माइनस एन को मल्टीप्लाई करोगे प्लस एन। अब बाकी ये इधर जीरो होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्या आ गया मोस्ट नेगेटिव एक ही बचा, एन भी करेगा। अब आपको इनमें से कोई एक की एलिमेंट बना, तो मिनिमम रेशो कैलकुलेट कर 4/3 में 1/3 का डिवाइड किया तो आपके पास क्या हो गया, 4/3 में 1/3 का रेसिप्रोकल हो गया, कैंसिल क्या आया 4। ठीक है, 1/3 में 1/3 का डिवाइड किया तो वैल्यू आई 1, और 5/3 में 5/3 का डिवाइड किया वैल्यू 1। अब ये आने वाले दिनों में हमारी समस्या होने वाली है, सेकंड यूनिट यहां से शुरू होगा, डीजेनरेसी, ये कहलाती है डीजेनरेसी इन एलपी। क्वेश्चन आता है व्हाट इज डीजेनरेसी इन एलपी, है ना, तो ये डीजेनरेसी कहलाती है क्योंकि अब आपके पास ये भी मिनिमम है ये भी मिनिमम है, उसको लो समझ आ गई। देख अगर मैं इस मिनिमम पे जाता हूं तो की एलिमेंट कौन होगा, इसको मान लीजिएगा। इस मिनिमम पे जाता हूँ की एलिमेंट कौन होगा, इसको भेजेगा। एक्स को कौन है ये पता होना चाहिए, कौन था स्लैब, और x6 कौन है, पहले इसको भेजोगे। यहाँ पर हमें दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत कब आती है जब दोनों स्लैब हो जाए या दोनों सरप्लस हो जाए, क्योंकि दोनों की कॉस्ट हमारे तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे दोनों ही फर्क नहीं डालते, दैट इज डीजेनरेसी। जब हमारे पास स्लैब आर्टिफिशियल सरप्लस आर्टिफिशियल दोनों में से किसी एक को चुनना होगा डिपार्ट करने के लिए, तो ऑलवेज चूज आर्टिफिशियल, तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग की एलिमेंट लेना होगा। जैसे यहाँ पर है मैं x6 की चूज कर सकता हूँ, x4 भी कर सकता हूँ, कोई स्टूडेंट अगर x4 कर लेता है तो ये मान के चलो वो फिर आगे चलता जाएगा। अभी तो रिमूव ही हुआ, हमारा पहला टारगेट क्या होता है, रिमूव आर्टिफिशियल वेरिएबल, कभी तो इज्जत से लेते हो। अगर कोई ने यहाँ चूज कर लिया दोनों सेम ही तो आ रहे थे, मैंने पूछा दोनों बराबर ही तो है, ऐसा कभी नहीं करता है। कल मैंने एक चीज बताई थी नेगेटिव और जीरो की एलिमेंट नहीं होते हैं। आज दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जब दोनों टाई हो जाते हैं तो स्लैश सरप्लस के अंदर रिमूव करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, वो हम सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे। जब स्लैश के साथ आर्टिफिशियल आ जाए या सरप्लस के साथ आर्टिफिशियल आ जाए तो पहले हमेशा उस की एलिमेंट को लेंगे तो आर्टिफिशियल को रिमूव करना है। अगर तुम्हारे दिमाग में आता है सर दोनों ही आर्टिफिशियल आ जाए तो तुम्हारी मर्जी हो जाएगी, रिमूव करना ही। क्लियर है, दोनों स्लैब या सरप्लस आ जाए, दोनों स्लैब हो जाए, दोनों सरप्लस आ जाए तो नेक्स्ट पढ़ेंगे। क्लियर है, हम इसको रिमूव करेंगे, इसलिए सोर्स वो मेरी कौन सी होगी सेकंड पर, तो मेरा की एलिमेंट कौन बनेगा, रिमूव कौन होगा, डिपार्ट कौन होगा, पहला वाला लेंगे। मतलब ये भी थ्री, दो आर्टिफिशियल थे दोनों इज्जत से बाहर, दोनों बेसिक एरिया अंदर जा चुके हैं, आ चुका तो तुमने भेज दिया। 4 होगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं होगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, नेक्स्ट टेबल में मैक्सिमम चांस है आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट टेबल आप लोगों को कंप्लीट करनी है, अगली बार के केवल यहीं तक की टेबल बनेगी 4 तक, 5 मिनट की बनानी है, फिर हम पहले बना सकते हैं, 6 करके हमने रिमूव कर दिया, बचा ये। अब तुमको पता है क्या करना है, 6 बनेगा और उसके बाद में इन दोनों के अब सोर्स रो कौन सी होगी, सेंटर वाली, ऊपर वाला भी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकालोगे, नीचे वाले भी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकालोगे, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कर सकते हो, कोई डाउट किसी को पूछ सकता है, जो भी तरह का डाउट हो, इनमें डाउट हो कि एलिमेंट ऐसे क्यों नहीं दिया, और किसी में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं अगला क्वेश्चन शुरू करूंगा। डन, देखिए एक क्वेश्चन है, मैक्सिमम z equals x1 plus 5x2 such that 3x1 plus 4x2 less than equals to 6, x1 plus 3x2 greater than equals to 2, and x1 x2 greater than equals to 0। चेक कर लीजिए बोर्ड पर, x1 plus 5x2 मैक्सिमम दिया है, 3x1 4x2 less than 6, x1 3x2 greater than equals to, है ना। मैं कुछ भी नहीं करवा रहा, केवल एलिमेंट लिखूंगा, थ्योरी वगैरह सब कुछ लिख लिया, कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं ध्यान दो। मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑलरेडी मैक्सिमाइज, x1 plus 5x2 such that
पहला कांस्टेंट 3x1 4x2 कौन इंट्रोड्यूस होगा? z। नंबर कौन सा आएगा? 3 x3 इंट्रोड्यूस हो गया। नेक्स्ट x1 प्लस 3x2 और 0x के बराबर करो, कौन इंट्रोड्यूस होगा? प्लस माइनस x4 बराबर कर दो। क्या ये मैट्रिक्स बनी? नहीं बनी। क्या करना पड़ेगा? ए बाय कहां पर? ऑप्शन ही नहीं है, सेकंड में करना पड़ेगा। यहाँ कंटिन्यूएशन हो गया ना, पहले मैं क्या बोला था? कंटिन्यूएशन में नहीं करते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ? कब करूँ? रीजन है क्योंकि फर्स्ट वाला तो हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास बचा ही सेकंड कंस्टेंट आर्टिफिशियल। जब तक इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा यूनिट वेक्टर्स एक्सेस नहीं करेगा, इसलिए हाथों हाथ यहाँ पर ये आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 0x5 जो कि 6 इक्वल टू, अब देखो 0x3 0x4 और ये हो जाएगा माइनस mx एंड x1 से x5 पॉजिटिव। कर सकते हो? कंप्लीट करना है। कोई डाउट है क्या? आप देख लीजिए ना, आप तो दिखा दीजिए। ये रहा 1 0 ये वेक्टर है, तो बेसिस में कौन आएगा? इधर से आएगा x3, इधर से आएगा x5। x5 को रिमूव करना हमारा पहला टारगेट है, हो जाएगा, आंसर आएगा। ठीक है, कर सकते हो? नेक्स्ट अब एग्जांपल नंबर 9, क्या आप लोगों को करना है? सेम क्वेश्चन है, इक्वल ग्रेटर लेस, जैसे मैंने अभी कराया था, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है। ऐसा कैसा आपको करना है? अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। एग्जांपल 10, मैक्सिमम z x1 2x2 3x3 minus x2 such that x1 2x2 3x3 equals to 15, 2x1 x2 5x3 equals to 20, x1 2x2 x3 x4 equals to 10 and x1 to x4 all are given. चेक कर लीजिए एक बार। फर्स्ट है 1 2 3 माइनस 1, ऑप्शन बोल रहा हूँ 1 2 3 इक्वल्स टू 15, 2 1 5 इक्वल्स टू 20, 1 2 1 1 इक्वल्स टू 10। अब देखिए ये क्वेश्चन इसलिए बढ़िया है क्योंकि सब में सब जगह बनाएगा, मतलब स्लैश सरप्लस की तो आवश्यकता ही है। अब तो आर्टिफिशियल क्लियर। अब सबसे पहले एक चीज, हमारे पहले भी क्वेश्चन आए हैं, हमें सबसे पहले ये देखना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कितने वेरिएबल है? 4। वो सब जगह होनी चाहिए। क्या सेकंड और फर्स्ट और सेकंड कांस्टेंट में है क्या? 4 नहीं है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए बीच में से कोई एक वेरिएबल गायब होता है, पहला स्टेप करोगे द गिवन एंटिटी कैन बी रिटन एज। हमेशा ऐसा करोगे। अब तक हमारे पास ऐसी सिचुएशन नहीं थी इसलिए स्टेप नहीं आ रहा था, जब ऐसी सिचुएशन होगी तो आएगा। हमें पहले पूरी एबिलिटी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी है, तो हम लिख देते हैं ताकि हमको कोई कंफ्यूजन आगे जाकर के ना हो। सच दैट x1 2x2 3x3 plus 0x2 2x1 x2 5x3 plus 0x2 x1 2x2 x3 x4 equals to 15 equals to 20 equals to 10 and x1 to x4 all are positive। अब आप चेक करो चारों वेरिएबल सब में आते हैं, मैट्रिक्स भी साफ सुथरी दिख रही है, सब में बराबर बराबर है। अब स्टार्ट करो, क्या इंट्रोड्यूस करना है? अगर तुम ऐसा लिखोगे तो तुम्हें फायदा क्या मिला? इसको ढंग से देखो 1 0 0 उल्टा बनता है 0 0 बनता है, तो तुम्हें अब केवल 2 आर्टिफिशियल। अब अगर कोई बच्चा, क्योंकि हम जानते हैं इक्वेशन होने के बाद ही आर्टिफिशियल यूज किया जाता है, तो स्टूडेंट ये करते 3 करते, गलत नहीं है, लेकिन इसका मतलब है उसने रटा हुआ ही है, बस वो दिमाग लगा ही नहीं रहा। एक भी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने का मतलब है एक टेबल पढ़नी है। 3 करोगे तो 3 रिमूव करने हैं, 3 तो रिमूव ही होंगे, 3 देखो तो सीधी आर्टिफिशियल बनेगी निश्चित, उसमें तो तुम भूल जाओ आंसर आना है, चौथी में आएगा मिनिमम आएगा। तो हम ऐसा काम क्यों करें?
यहाँ आर्टिफिशियल कितने इंट्रोड्यूस होंगे? ओनली तो टोटल है। आप सीधा लिखोगे क्या? इंट्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल वेरिएबल x5 and x6 to the consonant first and second, then the LP becomes, मैंने बोल दिया आ जाएगा वैसे वैसे लिखना है, ठीक है। तो आपके पास में एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा x5, यहाँ आ जाएगा x6, LP क्या बनेगी? मैक्सिमम z इक्वल्स टू x1 2x2 3x3 minus x4, फिर such that x1 2x2 3x3 0x4 और यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया x1, फिर 2x1 x2 5x3 प्लस 0x4 यहाँ पर 0x4, फिर x1 2x2 x3 प्लस x4 0x7 प्लस 0x5 यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया x6, तो यहाँ क्या आ गया 0x6, यहाँ पर आ गया 0x6 इक्वल्स टू 15 20 10 माइनस mx5 माइनस mx6 एंड x12 x6 ऑल आर पॉजिटिव। तो दो भी हमारे पास में आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुए हैं, 5 और 6। 4 हमारे पास बेसिक वेरिएबल हो गया ओरिजिनल, उसका अब बेसिस में होना और नहीं होना फर्क डालेगा। तो इसकी कॉस्ट क्या है? -1 है ना, इनकी कॉस्ट क्या माइनस है। कैसे करना है तुमको बताओ, है ना। पहली बार में कौन कौन आएंगे? पहला बेसिस में कौन जाएगा? 5, दूसरा कौन जाएगा? 6, तीसरा कौन जाएगा? 4। अब तो तुम्हें यहाँ से पता चलना चालू हो जाना चाहिए, और अब भी नहीं हो रहा तो बड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो कौन बेसिस में जाएगा यहाँ से पता चलना शुरू हो जाता है, और उसके बाद में सेम प्रोसीजर जैसे करते आए हो वैसा वैसा करना। क्लियर है?